औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और रमज़ान है बहुत टाइम के बाद, क्योंकि ये थोड़े मसरूफ़ियात थे, काम था, तो इस वजह से लेक्चर नहीं किया है। और दूसरी बात यह है कि जितनी भी 9th और 10th और मैट्रिक और FSC की स्टूडेंट हैं, उससे मेरा रिक्वेस्ट है कि इंशाल्लाह इसके बाद मैं मॉडल पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में आते हैं बोर्ड के लिए, वो मैं डिस्कस करूँगा और शेयर करूँगा ताकि स्टूडेंट को फ़ायदा पहुँचे। कम टाइम है और काम ज़्यादा है, तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर ज़्यादा स्टूडेंट को फ़ायदा पहुँचे। और टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बातों से कुछ भी नहीं हो सकता। आयनाइजेशन एनर्जी का टॉपिक है, तो याद रखिए कि आयनाइजेशन एनर्जी ये भी हमारे पास प्रॉपर्टी है पीरियोडिक टेबल की, और ये मैंने इससे पहले एटॉमिक रेडियस एक्सप्लेन किया था और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्सप्लेन करूँगा। आयनाइजेशन एनर्जी अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी हम किसे कहते हैं? हमारे पास कम से कम जो हमारे पास एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है किसी शेल से, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन हम उस वक्त निकाल सकते हैं जब एटम गैसियस स्टेट में हो और आइसोलेटेड फॉर्म में हो, यानी अलग फॉर्म में हो, तो उस वक्त निकाल सकते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत डीप लेक्चर और बहुत डीप कंसेप्ट भी है, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा बातें हैं और एक्सेप्शनल केसेस भी है, और ये फैक्टर है और इस पर डिपेंड करता है। तो याद रखिए कि हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो हमारे पास वो एनर्जी जो किसी वैलेंस शेल से, किसी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायर्ड हो, उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। तो या दूसरी बात ये है हमारे पास कि आयनाइजेशन एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, यानी कौन से फैक्टर हैं। और बुक में लिखा जाता है सबसे पहले ट्रेंड, ताकि हम ट्रेंड लेके ताकि आसानी हो। ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ये कभी कभी हमारे पास 9th वाले स्टूडेंट के लिए ये है, लेकिन सेकेंड ईयर वाले के लिए ये नहीं है। आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड, लेकिन ये ट्रेंड याद रखिए क्या आप लोगों ने परमानेंट याद नहीं रखना होगा, कि ऐसा ना हो कि आप लोग परमानेंट इसको याद रखें, क्योंकि ये मसला बन जाएगा आप लोगों के लिए। आयनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है वो हमारे पास ग्रुप में क्या होता है और पीरियड में क्या होता है। तो हम देखते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हमारे पास क्या होता है। ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड ग्रुप, हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड ग्रुप में क्या होता है। तो याद रखिए जितने हमारे पास नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ शेल जितने बढ़ते हैं, और जब शेल जितने बढ़ते हैं उतने आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। मैंने आपको पहले ये बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी शेल को इनवर्स होता है। तो हमारे पास ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? कम होगी, क्योंकि ग्रुप में नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी एंड ग्रुप हमारे पास क्या होता है? आयनाइजेशन एनर्जी एंड ग्रुप इंक्रीज, वाई? बिकॉज नंबर ऑफ शेल आर इंक्रीज, सॉरी, आयनाइजेशन एनर्जी एंड ग्रुप आर डिक्रीज, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप में क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं तो हमारे पास, याद रखिए कि हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होंगी? डिक्रीज होंगी। ये था ग्रुप का ट्रेंड। तो आप लोग जब ट्रेंड का पूछा जाए तो व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, क्योंकि ग्रुप में हम टॉप टू द बॉटम बात करते हैं, तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, व्हेन नंबर ऑफ शेल इंक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल डिक्रीज। और आप लोग ये भी लिख सकते हो कि हमारे पास अट्रैक्शन जो होता है, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल डिक्रीज, हमारे पास क्या होता है? डिक्रीज होता है। हमारे पास जब शेल इंक्रीज होते हैं तो अट्रैक्शन डिक्रीज ही होगा, क्योंकि शेल न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है। हमारे पास इंटरव्यूइंग शेल की वजह से न्यूक्लियस और लार्ज शेल का अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। इंटरव्यूइंग शेल क्या होता है? जो न्यूक्लियस और लार्ज शेल के दरमियान जो शेल होते हैं उसको इंटरव्यूइंग शेल कहते हैं। तो आप लोगों को जब आप ट्रेंड के बारे में लिखते हो अपने अल्फाज में लिख सकते हो। याद रखिए जब आपको ग्रुप और पीरियड का मैंने एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे ये बात मैंने कहा था कि ग्रुप और पीरियड आगे बहुत काम आएगा। व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू द बॉटम द नंबर ऑफ शेल आर इंक्रीज, व्हेन नंबर ऑफ शेल आर इंक्रीज हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज, आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, हमारे पास क्या होता है? वो भी डिक्रीज होता है।
जितना हमारे पास अट्रैक्शन डिक्रीज़ होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होंगी। जितना अट्रैक्शन न्यूक्लियस का वैलेंस शेल के साथ कम होगा उतना इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल से आसानी से निकल सकता है, क्योंकि जब हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज जब कम होगा, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लार्ज शेल के साथ कम होगा, तो लार्ज शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जितना शेल इंक्रीज़ होगा आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि जितने शेल इंक्रीज़ होंगी न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान फासला बढ़ता जाएगा और अट्रैक्शन कम होता जाएगा। तो ये था ग्रुप में। और पीरियड में हमारे पास इसका क्या होगा? पीरियड में आप लोग ये डिफिनीशन नोट करें। आप लोग की डिफिनीशन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन और जो बातें हैं ईटा के लिए पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं फिर में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नोट करें। ट्रेंड हमारे पास इसका क्या होगा? ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, हमारे पास ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड पीरियड क्या होगा? तो वो आसान है। हमारे पास पीरियड में नंबर ऑफ शेल तो इंक्रीज़ होती ही नहीं है। तो जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ नहीं होते फिर हम इन दोनों बातों को देखेंगे कि अट्रैक्शन क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। जितना हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। ये न्यूक्लियर चार्ज का मतलब जितना एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, हमारे पास प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे, उसका इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। और जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा तो याद रखिए हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अट्रैक्शन हमारे पास, अट्रैक्शन किसके दरमियान? अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल के दरमियान क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। अट्रैक्शन हमारे पास न्यूक्लियर और वैलेंस शेल के दरमियान क्या होगा? इंक्रीज़ होगा। तो आम सी बात है, जब हम लेफ़्ट टू द राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। जब हमारे पास, आपको पता है कि लेफ़्ट टू द राइट हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता है तो अट्रैक्शन भी इंक्रीज़ होगा। जब अट्रैक्शन इंक्रीज़ होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आयनाइजेशन एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल, बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल या लार्ज शेल। तो आम सी बात है, बहुत आसान सी बात है। व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। जब हम लेफ्ट टू द राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल आल्सो इंक्रीज। एंड अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इंक्रीज, द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज। जब अट्रैक्शन ज़्यादा हो, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान खींचने की सलाहियत ज़्यादा हो, तो हमारे पास लार्ज शेल से आप इलेक्ट्रॉन भी इजीली नहीं निकाल सकते हो। तो इसलिए हम कहते हैं कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट द आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू द बॉटम द आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज। तो आम सी बात है, लेफ्ट टू द राइट हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। टॉप टू द बॉटम हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी हमारे पास टॉप टू द बॉटम मतलब ग्रुप में डिक्रीज होती है। सही है। और इसके अलावा अब ये है आयनाइजेशन एनर्जी की सैंपल बातें थी, लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 9th वाले के लिए है, 9th वाले के लिए यहाँ तक की बात है। अब जो है 10th वाले की, सेकेंड ईयर वाले के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग नोट करें, MCQ में भी आ सकता है। तो हमारे पास जो सेकेंड ईयर वाले कोर्स में है वो बहुत डीप है। 9 के बुक में सिर्फ लिखा है द फैक्टर विच अफेक्ट ऑन आयनाइजेशन एनर्जी, वो नाम लिखे है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज का। तो वो सिर्फ लिखी हुई हैं, बाकी उनमें जो है ना एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई है। तो एक्सप्लेनेशन आप लोग इधर नोट करें। आप लोग हमारे पास जो हेडिंग देंगे आप लोग, द फैक्टर, हमारे पास द फैक्टर विच इफेक्ट ऑन आयनाइजेशन एनर्जी, तो हमारे पास वो फैक्टर जो आयनाइजेशन एनर्जी पे क्या करता हो? इफेक्ट करता हो, असर डालता हो, वो कौन कौन से है? तो वो याद रखें, हमारे पास सबसे पहला जो होता है वो होता है न्यूक्लियर चार्ज। हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज, हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज होता है। न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ हम एटॉमिक रेडियस भी कहते हैं। हमारे पास एटॉमिक रेडियस या न्यूक्लियर चार्ज जो भी आप कहें, क्योंकि हमारे पास दोनों सेम नहीं है, एटॉमिक रेडियस और न्यूक्लियर चार्ज में फ़र्क होता है। लेकिन बुक में कभी एटॉमिक रेडियस लिखा होता है, कभी न्यूक्लियर चार्ज।
दूसरा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। और थर्ड जो होता है वो हमारे पास होता है शील्डिंग इफेक्ट। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या रोल है और क्या ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और इसका क्या रोल है। तो सबसे पहले हम न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक रेडियस पे बात करते हैं। न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास, आप लोगों ने देखा है कि न्यूक्लियर चार्ज क्यों इफेक्ट नहीं करता है। न्यूक्लियर चार्ज या एटॉमिक रेडियस दोनों जो है इफेक्ट करता था। एटॉमिक रेडियस अगर मैं इस यहाँ से हटाऊँ एंड लिखूँ तो आसान होगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक रेडियस दोनों पे असर, मतलब दोनों असर करता है। न्यूक्लियर चार्ज क्योंकि आपको पता है पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज हमारे पास क्या हो रहा था, पीरियड में हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा था तो आपको पता है कि न्यूक्लियर चार्ज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी, वो भी इंक्रीज होगी। पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो आयनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होंगी। और ग्रुप की अगर हम बात करें, और यहाँ पे अट्रैक्शन भी क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो मतलब ये है कि ये तीनों हमारे पास न्यूक्लियर चार्ज, आयनाइजेशन एनर्जी और ये तीनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। और हमारे पास ग्रुप में क्या हो रहा था, ग्रुप में हम अगर देखें तो ग्रुप में हमारे पास क्या होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो रहा था। एटॉमिक रेडियस का मतलब क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान डिस्टेंस जो है बढ़ रहा था। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते थे हमारे पास, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि एटॉमिक रेडियस शेल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना शेल बढ़ेगा उतना डिस्टेंस न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान बढ़ता जाएगा। जब नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे तो हमारे पास, आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ शेल जब बढ़ते हैं तो हमारे पास अट्रैक्शन क्या होता है, अट्रैक्शन हमारे पास कम हो जाता है। तो अट्रैक्शन हमारे पास क्या हो जाता है, अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल क्या होता है, डिक्रीज, क्योंकि इनवर्स है। आपको पता होना चाहिए कि जब ग्रुप में ये इंक्रीज होता है तो क्यों इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होता है तो अट्रैक्शन डिक्रीज होता है। जब भी मैं अट्रैक्शन की बात करता हूँ तो वो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान होगा। जब अट्रैक्शन डिक्रीज होगा, आपको पता होना चाहिए, तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। आप लोगों ने देख लिया कि न्यूक्लियर चार्ज और उस पर क्या असर कर रहा है ये, क्योंकि आप जब लेफ्ट टू द राइट जाते हो, अगर आपसे किसी ने पूछा कि हमारे पास बोरॉन, कार्बन और ऑक्सीजन, या आपको अगर कोई पूछे फॉर एग्जांपल लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन में किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो आप कहोगे कि हमारे पास कार्बन की ज़्यादा है। लेकिन याद रखें कभी कभार ईटे में जो देते हैं वो ये नहीं देते सैंपल सा। ये जो फैक्टर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये क्यों है। कभी कभी पीरियड में आपको ऐसे एलिमेंट भी मिलेंगे कि उसकी न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगी लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी उसकी कम होगी। वो क्यों होता है वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे। यहाँ पे किसका ज़्यादा है, कार्बन का ज़्यादा है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, साइज़ कम है, अट्रैक्शन ज़्यादा है। हमारे पास एटॉमिक रेडियस जब कम हो, जब एटॉमिक रेडियस कम हो, नंबर ऑफ शेल कम होंगे, नंबर ऑफ शेल कम होगी तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जब अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसका हमारे पास एटॉमिक रेडियस कम, नंबर ऑफ शेल कम, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा, अट्रैक्शन ज़्यादा और आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा है। सही है। ये पीरियड के बाद लेफ्ट टू द राइट इंक्रीज होती है, लेकिन ऑलवेज नहीं, एक्सेप्शनल केसेस नहीं। और ट्रेंड है कि क्यों नहीं होता है और क्यों होता है। ग्रुप में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, ये 9th वाली के लिए सैंपल कह रहा हूँ। बाकी रेगुलर जो है ना, ये नहीं कह सकते हो कि आयनाइजेशन एनर्जी पीरियड में इंक्रीज होती है और ग्रुप में डिक्रीज होती है। यह पॉइंट आप लोगों ने नोट करना होगा। सही है। अब ये था न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस की बात हुई कि एटॉमिक रेडियस, व्हेन एटॉमिक रेडियस आर इंक्रीज द आयनाइजेशन एनर्जी आर डिक्रीज, क्योंकि एटॉमिक रेडियस आयनाइजेशन एनर्जी को इनवर्स होता है। ये पॉइंट नोट करें, जितना एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा, फासला बढ़ता जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इजीली निकल सकते हैं और इलेक्ट्रॉन की निकालने को
हम क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। दूसरी बात ये है, जो इंपॉर्टेंट बात है, आयनाइजेशन एनर्जी को हम, हमारे पास जो एनर्जी रिएक्शन में रिक्वायर्ड होती है वो होती है डेल्टा एच। डेल्टा एच दो किस्म की होती है, वन होती है पॉजिटिव डेल्टा एच और एक होता है नेगेटिव डेल्टा एच। और हमारे पास जब पॉजिटिव डेल्टा एच जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है, नेगेटिव डेल्टा एच जो होता है वो हेक्सोथर्मिक होता है। एनर्जी देने को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। एनर्जी रिलीज होने को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। एनर्जी एब्जॉर्ब होने को कहते हैं एंडोथर्मिक। इलेक्ट्रॉन उस वक्त शेल से निकलेगा जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, तो वो आयनाइजेशन एनर्जी होता है। जब वैलेंस शेल से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो पहले आयनाइजेशन यानी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। तो हमारे पास जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो एंडोथर्मिक होती है, पॉजिटिव होती है। सही है, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, आया भी है कि हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी इज एंडोथर्मिक या एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक होता है। ये पॉइंट हो गया। न्यूक्लियर चार्ज के बाद हम जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास एमसीक्यूज के लिए, बोर्ड पेपर के क्वेश्चन के लिए, ईटा के लिए, हर किस्म के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो हमारे पास सेकंड जो फैक्टर है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैं कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या मतलब है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास दो किस्म की स्टेबल होते हैं। एक होता है हमारे पास कंप्लीट फील्ड, हमारे पास जो होता है एक होता है कंप्लीट फील्ड और एक होता है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या हाफ फील्ड ऑर्बिटल। हाफ फील्ड हमारे पास, ये कंप्लीट फील्ड का क्या मतलब, जो ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड हो, और हाफ फील्ड जब ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो, मतलब यानी कंप्लीट फील्ड हमारे पास एक पी है एस, सॉरी पहले एस लिखता हूँ, एस पी डी एफ। एस के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये कंप्लीट फील्ड। पी के इलेक्ट्रॉन 6, डी के इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के 14, ये कंप्लीट फील्ड है। और हाफ फील्ड क्या होता है, हाफ फील्ड हमारे पास आपको मैं बताऊं क्या होता है। एस का जो हाफ होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, पी का हाफ जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन होता है, और डी का जो होता है 5 इलेक्ट्रॉन होता है हाफ, और एफ का जो होता है वो 7 इलेक्ट्रॉन होता है। एफ का 14 है तो उसका हाफ 7, डी का 10 है तो उसका हाफ 5, पी का 6 है उसका हाफ 3। सही है। अब क्वेश्चन यहाँ से जो आते हैं वो नोट करते जाए। अब अगर मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने कहा कि पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है लेकिन रेगुलर नहीं होता है। पहला क्वेश्चन जो बोर्ड के पेपर में आता है, एमसीक्यूज में आता है, पहला क्वेश्चन, व्हाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हमारे पास मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पेपर में जब देता है कि विच, एमसीक्यूज में ईटा में, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, तो स्टूडेंट डायरेक्ट ये टेक करता है। बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल ये गलत है। पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी मैंने आपको कहा हमेशा के लिए नहीं होते, फैक्टर को देखोगे। फिर स्टूडेंट ये भी गलती करते हैं कि बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में जब पूछा जाए तो स्टूडेंट डायरेक्ट ये टेक करता है, ये भी गलत है। ऑक्सीजन नहीं, दिखाता हूँ कि क्यों। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है, एक कंप्लीट और एक होता है हाफ फील्ड। कंप्लीट फील्ड इज मोर स्टेबल देन हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सही है। और अब आपको मैं बताऊं कि क्यों ये क्वेश्चन आता है। दूसरा ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस इज ग्रेटर देन सल्फर। ग्रेटर देन सल्फर, सल्फर को तो ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि फास्फोरस हमारे पास, अगर आप लोग देखें हमारे पास फास्फोरस यहाँ पे होता है, सल्फर यहाँ पे होता है। अगर आप लोग मैग्नीशियम को देखें, मैग्नीशियम हमारे पास सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ज़्यादा तो इसका होना चाहिए, लेकिन इसका क्यों है, ये क्वेश्चन है। फिर आपको पता होना चाहिए कि लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सॉरी इसके नीचे जो ग्रुप लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सही है। ये फास्फोरस का इससे कम होना चाहिए लेकिन इसका ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? व्हाई द फास्फोरस आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सल्फर, व्हाई द मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम, व्हाई द नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। होना तो इसका चाहिए, मतलब इसका होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास फास्फोरस जो है हमारे पास, अगर आप लोग देखें, सॉरी टू से मैं आपको बताता चलूं, नाइट्रोजन के नीचे जो आ रहा है वो फास्फोरस है मेरे ख्याल में, और ऑक्सीजन के नीचे जो आ रहा है वो सल्फर है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ये केस
और ये केस के ये क्यों हो रहा है, यानी ये क्वेश्चन आ सकते हैं। Why ionization energy of magnesium is greater than aluminium? Why ionization energy of phosphorus is greater than sulfur? Why ionization energy of nitrogen is greater than oxygen? तो तीनों के केस में देखते हैं। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे ज़्यादा किसका होता है, स्टेबल जो होता है, कंप्लीट फील्ड होता है, सही है। और हमारे पास ये क्वेश्चन आप लोगों ने नोट किया कि वाई द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, ये बस शॉर्टकट लिख रहा हूँ, क्वेश्चन है मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज़्यादा क्यों है, होना तो ये चाहिए कि एल्यूमिनियम का ज़्यादा हो। दूसरा क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से क्यों है, क्योंकि ऑक्सीजन का ज़्यादा होना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि फास्फोरस का सल्फर से क्यों ज़्यादा है, ये हमारे पास होना चाहिए, सही है। होना तो ये चाहिए कि इसका ज़्यादा हो, इसका ज़्यादा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है हमारे पास इन लोगों की। तो न्यूक्लियर चार्ज पे मैंने सिर्फ आपको कहा कि असर नहीं करता है, तो चलो मैं आपको बताऊं। और फिर मैंने आपको अगर आप लोग देखें मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है हमारे पास 12 और कुल हमारे पास एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 13। तो करते हैं, आसान है, बहुत ईजी है, आप लोग को समझ आ जाएगा। तो 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 और इसका है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि इसके थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसकी s ऑर्बिटल में और तो नहीं है, s ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, यहाँ पे p ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, यानी s मुकम्मल है। हम तो s में नहीं है, हम तो p में है, यानी p हमारे पास पार्शियल फील्ड है, हाफ फील्ड भी नहीं है। तो मेरे पास ये कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है, कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल है, और ये पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल है, हाफ भी नहीं है, पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पे डिपेंड करता है। ये कई बार ये क्वेश्चन आया है और आता है, और इनका भी यही रीज़न है। अगर आप लोग नाइट्रोजन को देखें, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है। नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अगर आप देखें तो 1s2 2s2 2p हमारे पास 3 है। अगर आप लोग ऑक्सीजन को देखें 1s2 2s2 2p4 है। तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ इन दोनों को अगर देखें, लास्ट शेल के लास्ट ऑर्बिटल को यहाँ p3 है और यहाँ p4 है, ये हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड स्टेबल होता है पार्शियल फील्ड से, और ये हमारे पास पार्शियल फील्ड है। तो याद रखिए, सबसे स्टेबल कंप्लीट फील्ड ऑर्बिटल, फिर हाफ फील्ड ऑर्बिटल, फिर पार्शियल फील्ड ऑर्बिटल। ये हमारे पास सिर्फ सब के लिए यही कंडीशन है कि हमारे पास कंप्लीट फील्ड स्टेबल होता है, हाफ फील्ड फिर होता है, फिर पार्शियल होता है। तो यही रीज़न है कि वाइड, और ईटा में भी आता है, आप लोगों ने देखना होगा, वहाँ पे गौर करना होगा। ईटा MCQs में आया था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग है हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो स्टूडेंट ने ये टिक किया था, ये नहीं है, ये है, क्योंकि इसका क्या है, P1 है, इसका P2 है, इसका P3 है और इसका P4 है। अगर यहाँ फ्लोरीन आता तो फिर हम कहते कि P5, यहाँ पे अब न्यूक्लियर चार्ज की बात हो रही है। यहाँ अगर अब ये हाफ फील्ड भी है लेकिन इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, तो आप ये कह सकते हो। ये था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब है शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट आपको याद होना चाहिए कि शील्डिंग इफेक्ट नंबर ऑफ शेल पे डिपेंड करता है। जितनी नंबर ऑफ शेल ज़्यादा होंगे, शील्डिंग इफेक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा होगा। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, पहले तो ये याद रखिए। हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 12 है। ये शील्डिंग इफेक्ट मैं आपको बताऊँ कि ये क्या होता है। मैग्नीशियम में हमारे पास ये 12 है, सही है। अगर आप लोग देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2, अगर मैं लिखूं हमारे पास इसके अलावा जो है एल्यूमिनियम है, या मैं लिखूं बेरिलियम है, 1s2 2s2 यानी 4 है हमारे पास। तो आपको अगर नज़र आ रहा हूँ, इसका अगर मैं ड्रा करूँ, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, पहले शेल में मेरे पास टोटल कितने शेल है, 3। पहले शेल में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, आपको नज़र आ रहा है। पहले शेल में 2, दूसरे में कितने हैं, 8, 3 4 5 6 7, और चौथे में कितने हैं, 1 2। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 2 शेल हैं, देखूँ तो आपको नज़र आ रहा है कि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2,
दूसरे में कितने हैं 2। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में गलती हो तो शील्डिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है कि जो अंदर की शेल हो उसने कितना शील्ड किया है वैलेंस शेल को न्यूक्लियस से, कितना दूर किया है, कितना प्रोटेक्ट किया है, कितना शील्ड किया है। यानी इन तीनों शेल ने इन दोनों शेल ने हमारे पास ये जो शेल है ये दोनों इन वैलेंस शेल को कितना शील्ड किया है न्यूक्लियस से। तो जितना शील्डिंग ज़्यादा होगा, जितना शील्डिंग आपको नज़र आ रहा है ज़्यादा होगा, जितना वैलेंस शेल हमारे पास ज़्यादा शील्ड होगा न्यूक्लियस से या न्यूक्लियस ज़्यादा शील्ड होगा वैलेंस शेल से, तो उतना हम कहेंगे कि शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। जब हमारे पास ग्रुप की बात हो तो ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होते हैं क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेल। जब शेल ज़्यादा होंगी तो शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा। जब शेल ज़्यादा होंगे तो हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो जिस तरह एटॉमिक रेडियस इनवर्सली प्रोपोर्शनल था तो इस तरह शील्डिंग इफेक्ट भी आयनाइजेशन एनर्जी को इनवर्स है। और बात रही पीरियड में, तो पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट होता ही नहीं है क्योंकि वहाँ पे तो शेल रिमेन कांस्टेंट होते हैं। और एमसीक्यूज में आया था व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट द शील्डिंग इफेक्ट आर इंक्रीज डिक्रीज रिमेन कांस्टेंट। वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट रिमेन कांस्टेंट होता है क्योंकि हमारे पास शेल बढ़ता ही नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। दूसरे आप लोगों ने ये फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयनाइजेशन। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जब आप पहले इलेक्ट्रॉन को निकालते हो, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालते हो। याद रखिए कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी सेम एटम के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, ये ट्रेंड याद रखो, आयनाइजेशन एनर्जी third ionization energy is greater than second ionization energy is greater than first ionization energy। सेम एटम की बात मैं कर रहा हूँ कि हमारे पास जब 3 इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, सेकंड से सेकंड की ज़्यादा होती है फर्स्ट से। किस तरह मैं एग्जांपल ले रहा हूँ मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का जब हम 1 इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो मैग्नीशियम पे +1 चार्ज आएगा। मैंने वहाँ पे कीटोन की बात भी की थी आयनाइजेशन एनर्जी की डिफिनेशन में, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी जब इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है और इसकी डेल्टा एच जो है वो हमारे पास 738 kg/mol है। अगर मैं डायरेक्ट तो मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकता, पहला एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा। यानी अब मैं जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ तो पहला जब निकालूंगा तो दूसरा निकाल सकता हूँ ना। मैंने पहला निकाला, अब इससे दूसरा निकालता हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन प्लस इस पर क्या चार्ज आएगा Mg+। तो इसकी डेल एच क्या है 1450 kg/mol। याद रखिए कि हमारे पास सेम एटम में आयनाइजेशन एनर्जी जितना थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, सेकंड ज़्यादा होती है। फर्स्ट रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न व्हाई द सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट। आसान सा जवाब है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि वाई द सेकंड आयनाइजेशन या वाई द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन सेकंड। तो जवाब क्या होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग इधर देखें यहाँ पे मेरे पास 12 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन है और क्या है और 12 प्रोटॉन है। लेकिन मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन। यहाँ पे 11 इलेक्ट्रॉन और 12 प्रोटॉन। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो 11 हो जाएंगे, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो 10 हो जाएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास, इधर देखो मैं बता रहा हूँ स्ट्रक्चर से, हमारे पास यानी 1s2 2s2 2p6 3s1 और 1s2 2s2 2p6 मुकम्मल एक शेल रिमूव हो गया है। क्योंकि मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो एक कंप्लीट शेल रिमूव हो गया है। साइज कम हुआ है, एटॉमिक रेडियस कम हुआ है, और जब एटॉमिक रेडियस कम होता है तो मैंने बताया था कि आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी इससे ज़्यादा है, इसके लिए हम कहते हैं कि सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट या थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन सेकंड। रीज़न क्या है, ये रीज़न है और आप लोगों को रीज़न का पता होना चाहिए। और अब इसके अलावा एक और भी क्वेश्चन आ सकता है
सेम एटम के लिए मैंने ये ट्रेंड लेके, ऐसे ना कि आप लोग डिफरेंट के लिए लेके, डिफरेंट के लिए मुख्तलिफ होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी के लिए 1s2 2s2 2p1 है इसका, बोरॉन का, कार्बन का क्या है 1s2 2s2 2p2 है, और नाइट्रोजन का क्या है आप लोगों को पता होना चाहिए 1s2 2s2 2p3 है। सही है। हमारे पास इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ से, अगर मैं क्या करूँ, सॉरी मैं यहाँ अगर फ्लोरीन लूँ 1s2 2s2 2p5, सही है, तो 1s2 2s2 2p3, और ऑक्सीजन के लिए 1s2 2s2 2p4। इसमें तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लोरीन का ज़्यादा है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। सेकंड अगर हम देखें, मतलब जब ये 4 हो जाए, मतलब जब ये 1 हो जाए, ये 2 हो जाए और ये 3 हो जाए, तो फिर किसका ज़्यादा होगा, फिर हमारे पास अगर आप लोग देखें तो फिर भी हमारे पास इनका ही ज़्यादा होगा, इनका क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर इनको हम रिमूव करें, इनको क्या करें, हम रिमूव करें, फिर किसका ज़्यादा होगा, अगर आप लोग देखें तो मेरे पास फिर इसका ज़्यादा होगा। लेकिन जब मैं अगर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ तो ये 2, ये 3, ये 4, तो फिर इसका ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूँ 1 2 3, फिर इसका ज़्यादा है। और ये था टॉपिक आज का। अगर कोई गलती मुझसे हुई है तो मैं उसके लिए माज़रत ख्वाह हूँ। ये थे MCQs क्वेश्चन, इसके लिए अल्लाह हाफिज़। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। यहाँ तक के लिए अल्लाह हाफिज़।